नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 10 माया। इस अधिकारी को वश में करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी बात नहीं है रतिकांत, वशीकरण क्रिया के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। हेना ने पति की बात का उत्तर दिया। उदाहरण के लिए, किसी को रागानुराग भक्ति मार्ग पसंद आता है तो किसी को ज्ञान योग का मार्ग, कोई तंत्र साधना का सहज मार्ग अपनाता है तो कोई भैरवी तंत्र का कठिन मार्ग। इन साधनाओं के सफल होने से सृष्टि के अधिष्ठाता कृष्ण कन्हैया से लेकर सृष्टि की अधिष्ठात्री छिन्नमस्ता बगलामुखी तक सभी वश में आ जाते हैं। तब ये अधिकारी किस खेत की मूली है, एक दिन जरूर वश में आ जाएगा, चिंता मत करो। वे कुलीन परिवार से हैं। उनके पिताजी मुख्य अभियंता के पद से रिटायर हुए हैं। वे समृद्ध परिवार से संबंध रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करते समय उन्होंने वहाँ की कई सुंदर स्त्रियों को देखा होगा, इसलिए शायद यहाँ की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। उस दिन तुम घर पर नहीं थी, मैं क्लब गया था। सूर्य की भांति दमकता तेजस्वी चेहरा है उनका। कोई सूर्य को छूने की हिम्मत कर सकता है? उनको प्रभावित करने के लिए मिसेज दत्ता ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए थे, परंतु सब निष्फल। यहाँ तक कि वो तो उनके प्रभा मंडल तक को छू नहीं पाई थी। इस तरफ साहिब की कोई रुचि नहीं है। ना तो उनको नाच गाना पसंद है, ना ही कोई खेल कूद। शाम को क्लब आकर वो ना तो ताश खेलते हैं, ना ही मदिरा का सेवन करते हैं, ना ही ज्ञान विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं, ना ही कुत्ते पालने का कोई शौक रखते हैं। वश में करने के लिए कोई नब्ज पकड़ में ही नहीं आ रही है। आदमी आदमी ही होता है, सभी की कुछ न कुछ कमजोरी अवश्य होती है। आप तो उनके गुणों की इस तरह बखान कर रहे हैं कि मानो वो मनुष्य ना होकर परम ब्रह्मा परमेश्वर हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को, अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है, रतिकांत ने जम्हाई लेते हुए कहा। भले ही उसने अपनी पत्नी को सोने के लिए कह दिया था, मगर वो खुद भीतर ही भीतर अशांत था। इस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा था कि इस बार बड़े ही अजीब किस्म के साहिब इस क्षेत्र में आए हैं। इनसे पूर्व जो साहिब थे पक्के कारोबार आदमी थे। भले ही औरतों के मामले में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन पैसों को तो बहुत महत्व देते थे। उनकी पत्नी दिखने में कुरूप थी, फिर भी वो अपने साथ हर जगह ले जाते थे। शुरू शुरू में वो साहिब बहुत नियम कानून दिखाते थे। रतिकांत इस धारणा में विश्वास करता था कि सभी अधिकारी एक ही श्रेणी के होते हैं। शुरुआत में कानून की कठोरता के बारे में उपदेश देते हैं, फिर वे खुद कानून की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। सबसे पहले उन साहिब ने कामगारों के ओवर टाइम पर प्रतिबंध लगाकर ड्यूटी पाली में 8 घंटे अनिवार्य रूप से रहने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके अतिरिक्त बीच बीच में सरप्राइज निरीक्षण कर कर्मचारियों एवं कामगारों को आतंकित कर देते थे, जिन्हें ओवर टाइम से ऊपरी कमाई होती थी। वे दुखी हो गए थे, उन्हें रिश्वत खाने की लत पड़ गई थी। वे लोग सिर पकड़कर बैठ गए थे। चोर ठेकेदारों की भी खटिया खड़ी हो गई थी। आलसी कामचोर कामगारों को भी पूरे 8 घंटे काम करना पड़ रहा था। इसलिए वे मन ही मन अपने प्रभारी अधिकारियों को गाली देने लगे थे। आखिरकार कई महीनों के बाद साहिब की कमजोर रग रतिकांत की पकड़ में आ गई थी। बाहर से साहिब भले आदमी प्रतीत होते थे, मगर भीतर से उनका दूसरा चेहरा था। वे बहुत बड़े रिश्वतखोर थे। परियोजना के हर विभाग से उन्हें कमीशन मिलता था। ऊपर से स्वच्छ छवि तथा कड़े स्वभाव वाले उस आदमी ने अपना जाल इस तरह फैला दिया था कि 100 रुपए की रिश्वत लेने वाला मामूली आदमी भी उनके हिस्से के 75 रुपए चुपचाप पतली गली से सरका जाता था। उनकी ऊपरी आमदनी के 3 रास्ते थे। पहला, परियोजना में सामानों की खरीदारी, दूसरा उत्पाद की बिक्री और मार्केटिंग से, तथा तीसरा बिचौलियों, आढ़तियों तथा ठेकेदारों के माध्यम से। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पेन से क्रेन तक सभी सामानों की जरूरत पड़ती थी। इन चीजों की खरीदारी से कुछ भाग साहिब के घर जाता था। उत्पाद की बिक्री और मार्केटिंग से भी कुछ आमदनी हो जाती थी। दिन में नियम पूर्वक रसीद काटकर उत्पाद भेजा जाता था, जबकि रात में बिना रसीद काटकर। साहिब को भी अपनी नौकरी का डर था, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी को कुछ न कुछ कमीशन मिलता था। इस प्रकार ऊपरी आदमी की कोई सीमा नहीं थी। फिर भी साहिब के लालच का अंत नहीं था। पर्यावरण सुरक्षा तथा किसी दूसरे जनहित कार्यों के नाम पर भी पैसे बनाने से नहीं चूकते थे।
उस समय रतिकांत प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत था। नए नए नियुक्ति पाए हुए कामगारों को प्रशिक्षित करना ही उनका मुख्य कार्य था। अक्सर किसी बीमार अथवा आलसी किस्म के कर्मचारी या अधिकारी की उस जगह पर नियुक्ति की जाती थी। वहाँ किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नहीं था। उस जगह को हीन दृष्टि से भी देखा जाता था। बाजार अथवा कहीं और जगह जाने के लिए कंपनी की जीप भी नसीब नहीं होती थी। यहाँ तक कि प्रशिक्षण केंद्र के टॉयलेट साफ करने के लिए सैनिटेशन वाले फिनाइल मांगने से भी नहीं मिलता था। रतिकांत को लग रहा था जैसे वो किसी निर्वासित द्वीप का राजा हो। अकुशल कामगारों से सिर खपाना ही उसका कार्य है। बड़े साहिब से उसका कोई संपर्क नहीं रहता था। भले ही हेना अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, परंतु वो सोचती थी कि उसका पति किसी काम का आदमी नहीं है। यही वजह है जिसके लिए उनको प्रशिक्षण केंद्र का काम सौंप दिया गया है। वो मन ही मन कहती थी, एक दिन उसको ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रतिकांत पूरी तरह आश्वस्त था कि हेना जरूर एक दिन अपना रंग दिखाएगी, मगर उसके मन में ये विचार भी बार बार कौंधता था कि एक धन पिपासु अधिकारी को हेना किस प्रकार से संतुष्ट कर पाएगी। हेना के पास ऐसी क्या जड़ी बूटी है जिसके प्रभाव से वो साहिब को अपने वश में कर सकेगी। लेकिन बहुत ही कम दिनों में हेना ने साहिब की बीबी के दिल को जीत लिया था। वो उनकी एकदम घनिष्ठ बन गई थी। साहिब की पत्नी के साथ जीप में बैठकर घूमने भी लगी थी। उसने साहिब की बीबी के साथ मिलकर एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया था। बड़े अचरज की बात थी कि इस बार लेडीज क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में साहिब की बीबी मिसेस रोज चयनित हुई थी। उम्र के इस पड़ाव पर उनका मिसेस रोज में चयन हो सकता था क्या? इतना ही नहीं, इस उम्र में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार होना भी हिम्मत की बात है। जब साहिब की बीबी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तो दूसरे प्रतियोगी कैसे मिसेस रोज बन पाते? साहिब की बीबी को इसके लिए हिम्मत तथा प्रेरणा देने का कार्य हेना ने ही किया था। एक दिन साहिब ने रतिकांत को अपने केबिन में बुलाया। रतिकांत ने पहले ही तेज स्वभाव वाले साहिब से बात करने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लिया था। वो स्वयं जानता था कि उनके अधीनस्थ अधिकारी वर्ग भी उनके केबिन में प्रवेश नहीं कर पाते थे, लेकिन वो दिन कुछ और ही था। रतिकांत साहिब के सम्मुख बैठा था। साहिब कहने लगे, रतिकांत, कलकत्ता के लिए एक प्रशिक्षण प्रस्ताव आया है, जाना चाहोगे? तुम तो जानते ही हो, प्रशिक्षण मतलब घूमना फिरना और इसके अतिरिक्त कुछ वित्तीय लाभ भी होता है। ऐसा कोई कारण नहीं था कि रतिकांत इस प्रस्ताव के लिए इनकार कर देता। ऐसे प्रस्ताव पाने के लिए साथियों में होड़ सी मच जाती थी। यहाँ साहिब खुद बुलाकर रतिकांत को प्रशिक्षण प्रोग्राम में जाने की सलाह दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? किसी भी हालत में ऐसे अवसर छोड़े नहीं जा सकते हैं। रतिकांत कोलकाता के लिए जब प्रस्थान कर रहा था, तब हेना ने उससे कहा, अपने घर के लिए कुछ सामान न लाने से भी चलेगा, मगर मित्तल साहब के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाइएगा। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। सभी कुछ न कुछ उपहार उनके लिए लाते हैं। आप तो लोक व्यवहार की बातों में अनजान रहते हैं, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ। साहिब के नजदीकी बने रहने के कई फायदे हैं। उनके कोप का भाजन भी नहीं होते हैं और बड़े लोगों के साथ कभी कभी लंच डिनर करने के अवसर भी मिल जाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रातों रात आदमी का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। सहकर्मी तथा अधीनस्थ कामगार भी सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। हेना की सलाहों का अनुपालन करने से रतिकांत साहिब के काफी नजदीक आ गया था, परंतु जब वो साहिब का अंतरंग हो गया था, उसी दौरान मुख्यालय से उनके स्थानांतरण के आदेश आ चुके थे। नया स्थान पर पोस्टिंग से पूर्व आशीर्वाद स्वरूप साहिब ने रतिकांत को प्रशिक्षण केंद्र से हटाकर भंडार गृह का प्रभारी बना दिया था। कंपनी के भंडार गृह का तो कहना ही क्या, आलपिन से लेकर एलिफेंट तक की सभी चीजें उपलब्ध थी। हर रोज क्रय विक्रय का सिलसिला बना रहता था। अब रतिकांत प्रसन्न था, लेकिन उसकी प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि पुराने साहिब के स्थान पर नए साहिब आ गए थे। उनका स्वभाव एकदम विचित्र था। रतिकांत को टोह लेते हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था, पर नए साहिब की रुचि, अभिरुचि व अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था। वो तो उसे पत्थर की मूरत नजर आते थे, जिस पर किसी बाहरी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। रतिकांत 20 साल पुरानी बातें याद करने लगा था। उसे याद आ गया वो दिन
जब वो अपना डिप्लोमा कोर्स पूरा करके अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेने के लिए इस जगह पर आया था। तब वो अपने पुराने मित्रों रवि, संतोष, पद्मनाथ तथा हरे कृष्ण के साथ एक छोटे से क्वार्टर में रहता था। रवि, पद्मनाथ तथा रतिकांत की इस जगह पर नौकरी लग गई थी, पर संतोष और हरे कृष्ण की दूसरी जगह पर। रवि स्वभाव से प्रतिक्रियावादी था। उसको इस जगह पर प्रबंध रास नहीं आया। पुरातन सामंतवादी ढर्रे से हो रहे काम को देखकर वो मन ही मन क्षुब्ध हो जाता था। वरिष्ठ अधिकारी खाली निर्देश देने का काम करते थे, जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को रात दिन पुरानी जंग लगी हुई मशीनों पर काम करने के लिए विवश कर देते थे। ये बात रवि को बहुत खलती थी। यही नहीं, साहिब के पक्षपात पूर्ण रवैये तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार उनके तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता था। इस वजह से वो साहिब को फूटी कौड़ी नहीं सुहाता था। वो अच्छी तरह जानता था कि साहिब गलत ढंग से पैसे कमाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। तभी से उनके मन में साहिब के प्रति विद्रोह की भावना भभक उठी। एक दिन उसे साहिब के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल का भी आह्वान किया। फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए साहिब ने रतिकांत को बुलाकर सामान्य पालिका प्रभारी बना दिया। सामान्यतः सामान्य पाली की ड्यूटी नए कर्मचारियों को नहीं मिल पाती थी। उन्हें प्रायः द्वितीय अथवा रात्रि पाली में ही काम करना पड़ता था कि शायद साहिब उसके काम से खुश हैं। इसलिए साहिब ने सोच समझकर सामान्य पाली का प्रभारी बनाया है। वो इस बात को नहीं समझ पाया था कि उसको रवि का दुश्मन बनाने के लिए साहिब ने ये नाटक रचा है। उठना, बैठना, खेलना और खाना सब साथ साथ होता था, परंतु एक साहिब का दायां हाथ तो दूसरा साहिब का परम शत्रु। रतिकांत के माध्यम से रवि की कमजोरी पता कर एक दिन साहिब ने रवि को अपने केबिन में बुलाकर उसको छोटी सी गलती पर खूब डांटा और दूसरे ही दिन अपने कार्यालय से उसके नाम निलंबन पत्र जारी कर दिया। उस दिन रवि बहुत उदास था। दिन भर बिस्तर में पड़ा रहा था। तरह तरह के विचारों की उधेड़-बुन में खोया रहा। देखते देखते उसे नींद आ गई। जब वो नींद से जागा तो उसने देखा उसके कई दोस्त सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके क्वार्टर में आए हुए थे। रवि ने किसी से कुछ भी नहीं बोला। वो खुद जानता था कि उसी के किसी न किसी मित्र ने मेस में होने वाली बातों को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए साहिब तक पहुंचाया है। नहीं तो साहिब को उन गुप्त बातों की जानकारी कैसे होती। गुस्से से लाल पीला होते हुए कमरे की दीवार को लात मारते हुए कहने लगा, साला, ऐसे तुच्छ नौकरी को तो मैं लात मारता हूँ और आज से ही तिलांजलि देता हूँ। दूसरे ही दिन रवि नौकरी छोड़कर चला गया। 2.5 साल के बाद उन साहिब का भी उस जगह से स्थानांतरण हो गया। तब तक रतिकांत एक प्रमोशन पा चुका था और इस अनुभव से वो अधिकारी वर्ग की नस नस पहचानना सीख चुका था। परंतु इस बार नए साहिब के बारे में वो पूरी तरह समझ नहीं पाया था। रतिकांत अपना अतीत याद करने लगा। वो एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक निर्धन किसान का बेटा था। गांव के विद्यालय से 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के कारण वो अपने गांव का गर्व समझा जाता था। शहर भेजकर आगे पढ़ाने के लिए उसके पिताजी ने परंतु गांव के विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा काफी समझाने के बाद पिताजी ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे शहर के डिप्लोमा स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। वहाँ वो ट्यूशन भी करने लगा था। ट्यूशन से मिलने वाली धनराशि से वो अपने खाने एवं किताबें खरीदने का खर्चा निकाल लेता था। इस प्रकार जिंदगी के उन संघर्षों ने उसे पूरी तरह कमजोर कर दिया था कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा पाता था। जिंदगी के अनुभवों से धीरे धीरे बहुत कुछ सीख चुका था। माँ बाप उसकी शादी के लिए योग्य वधू भी नहीं ढूंढ पाए थे। उसके दोस्त अरिंदम ने उसके लिए लड़की खोजी थी। अरिंदम डिग्री होल्डर भी था, मगर उन्हीं के साथ मेस में खाना खाता था। एक दिन वो रतिकांत को एक लड़की का फोटो दिखाकर कहने लगा, देखो, ये लड़की तुम्हें पसंद है या नहीं? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे बताना, बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगा। फोटो बहुत ही सुंदर लड़की का था। रतिकांत ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की से वो शादी कर पाएगा। हिना दिखने में सुंदर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी थी। रतिकांत के लिए ऐसी लड़की मिलना उसके परम सौभाग्य की बात थी।
बिना कुछ सोचे समझे रतिकांत ने हामी भर दी। काफी समय बीतने के बाद उसे पता चला कि वो अरिंदम की पूर्व प्रेमिका थी। किन्हीं कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया था, इसलिए अरिंदम ने उसे रतिकांत के गले बांध दिया था। शुरू में रतिकांत को सब कुछ ठीक लग रहा था। बाद में वो अपने आप को अपमानित अनुभव करने लगा, परंतु हेना के मधुर व्यवहार और सौंदर्य से वो अपमान के घूंट मन ही मन पीकर भी हेना पर मंत्रमुग्ध रहने लगा। हेना को जीवन साथी बनाने के बाद रतिकांत नौकरी के प्रति और गंभीर हो गया। उसे लगने लगा था कि सुंदर स्त्री भी एक प्रकार की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हेना ने उसकी जीवनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया था। खाने पीने का ढंग, वस्त्र पहनने का सलीका, जहाँ तक कि मित्रों का चयन भी हेना द्वारा तय होता था। रतिकांत अपने पुराने मित्रों जैसे पद्मनाथ, हरे कृष्णा आदि से दूर रहने लगा। पहले मोटा चेक शर्ट पहना करता था, पर अब हेना के पसंद के ब्रांडेड शर्ट उपयोग में लाने लगा था। होटलों में तरह तरह के व्यंजन खाने का शौकीन हो गया था, जिसके बारे में पहले वो बिल्कुल नहीं जानता था। बीच बीच में हेना रतिकांत को अपने से जूनियर स्टाफ से दोस्ती नहीं करने की शिक्षा देती थी। वो कहा करती थी, जूनियर स्टाफ तुम्हारे बराबर नहीं है, उनसे दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है। यही नहीं, वो रतिकांत को प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा के लिए प्रेरित करती। वो कहा करती थी कि विभागीय परीक्षा देने से वो भी एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। रतिकांत को दिन भर का कामकाज करने के बाद रात भर जागकर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल लगता था। सही समय पर उसने वो परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उसके दोस्तों ने भी वो परीक्षा दी थी, पर वे सब फेल हो गए थे। रतिकांत एक लंबी छलांग लगाकर अपने दोस्तों से आगे निकल चुका था। वो इस चीज को अनुभव कर पा रहा था कि अगर हेना उसके जीवन में नहीं आती तो ये सब कैसे संभव हो सकता था। शायद वो उस परीक्षा को देने के बारे में भी नहीं सोचता। परीक्षा पास होने की खुशी में साहिब ने रतिकांत को क्लब में पार्टी देने के लिए कहा। रतिकांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज तक वो ऑफिसर क्लब के चारों तरफ घूम रहा था, अब वो भी इस क्लब का एक अधिकृत सदस्य बन गया। ऑफिसर्स क्लब की सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम योग्यता ऑफिसर होना अनिवार्य होता है। अब रतिकांत के लिए कोई रुकावट न थी। अब तक उसने क्लब की गतिविधियों के बारे में जितनी चर्चाएं सुन रखी थी, वे सब उसकी कल्पना के परे थी। उसने सुन रखा था रोज डे, हस्बैंड नाइट, मून लाइट नाइट, मेड फॉर ईच अदर पार्टी, सावन उत्सव, बोट पार्टी आदि कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन। इन प्रोग्रामों के अलावा होली, दीपावली के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम कुछ अलग ही होती थी। रतिकांत ने भव्य दावत का आयोजन किया था। क्लब की सुंदरियों को कल वो दूर से देखा करता था, अब उसे नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अचानक साहिब की कंपनी मुख्यालय से बदली आदेश आ गया। रतिकांत पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पुराने साहिब के बदले नए उड़िया बंगाली साहिब का पदार्पण हुआ था। उड़ीसा की जलवायु में पले बड़े थे। उड़ीसा के विद्यालयों और महाविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की थी। कविता लेखन तथा क्रिकेट खेलना उनकी मुख्य अभिरुचि थी। रतिकांत बड़े असमंजस की स्थिति में था कि वो उनका काव्य क्षेत्र में साथ दे अथवा क्रिकेट खेलने में। रतिकांत की अभी तक यही धारणा थी कि समस्त साहिब एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि कहीं पर उसने पढ़ा था, बॉसेस आर ऑलवेज अलाइक। दूसरी बात, नौकरी पाने से लेकर अभी तक उसने एक ही बॉस के अंडर में काम किया था, जो कि धन पिपासु प्रवृत्ति के थे। साथ ही साथ आने वाली परिस्थितियों को भी शीघ्रता से भांप लेते थे। उनकी छत्र छाया में आराम से रहा जा सकता था, परंतु अगर किसी ने उनके खिलाफ विरोध किया तो उसकी अवस्था भी रवि के समान हो जाती थी। एक दिन साहिब के निजी सचिव ने बताया कि साहिब जब कविता लिखने के मूड में होते हैं तब उनके चैम्बर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। वो साहिब का अपना व्यक्तिगत समय है। अत्यंत जरूरी कार्य होने पर ही किसी को अंदर आने की अनुमति देते हैं। टेलीफोन की घंटी बजने से झुंझला उठते हैं। पूर्वाहन में फाइलों का मूवमेंट रुक जाता था। बहुत ही कम दिनों में साहिब की कविता सुनने समझने के लिए श्रोतागण मिल गए थे। रतिकांत इस बात से अनभिज्ञ था कि वे श्रोतागण की काव्य रचना करते हैं अथवा नहीं, परंतु उसने कभी कविता नहीं लिखी थी। शायद वो जानता था कि कवि होने के लिए व्यक्ति में भाव प्रवणता का होना आवश्यक है। अभी तक कभी भी उसने कविता लिखने के लिए कागज पेन नहीं उठाया था।
कविता कहने से उसे याद हो जाती थी बचपन की रटी हुई पंक्तियां। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाना। बस रतिकांत को और कुछ मालूम नहीं था। वो ये भी नहीं जानता था कि साहिब की कविताओं के शीर्षक क्या हैं, वे कौन कौन सी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। साहिब का ध्यान आकर्षण करने के लिए उसने अखबार तथा अन्य पत्रिकाओं से कविता पढ़ना शुरू किया। उत्साहित होकर पेन लेकर वो कविता लिखने बैठ गया। आह, कैसी सुंदर है चांदनी रात, उड़कर जा रहे हैं। कविता को पूर्ण करने के लिए शेष शब्द नहीं मिल पा रहे थे। क्रिकेट के बारे में भी उसे विशेष जानकारी नहीं थी। ना तो वो विदेशी खिलाड़ियों के नाम जानता था, ना ही क्रिकेट खेल के नियम कानून। इतना होने पर भी वो क्रिकेट देखने का ऐसा स्वांग भरने लगा मानो वो एक अनुभवी खिलाड़ी हो। ये सब इसलिए जरूरी था कि साहिब के साथ बातचीत करने में बीच बीच में क्रिकेट की बातें भी आ जाती थी। नए साहिब को खुश करने के लिए हेना ने उसके समक्ष क्लब में राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा। कवि सम्मेलन के सारे प्रबंधन का दायित्व हेना ने अपने ऊपर लिया। हेना कवियत्री नहीं थी। क्या कवि सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कवि होना जरूरी होता है? हेना ने दुर्गा पूजा, विशेषांक, पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर विख्यात कविताओं के नाम की एक लिस्ट बना ली। उसके बाद और कोई काम रुकने वाला नहीं था। औद्योगिक शहर में इस तरह के आयोजन आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। हेना का ये कवि सम्मेलन भी धूमधाम से संपन्न हुआ। रतिकांत पूरी तरह से आश्वस्त था। वो इस बात को समझ भी नहीं पाया कि इतनी आसानी से वो साहिब के नवरत्नों में शामिल हो जाएगा। धीरे धीरे हेना और रतिकांत साहिब के विशिष्ट नजदीकी बन गए थे। इस बार भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला को देखने के लिए हेना, रतिकांत और साहिब के लिए केवल 3 टिकट खरीदे गए। हेना कहने लगी कि जितना भी कहो, दूरदर्शन में क्रिकेट देखना तथा स्टेडियम में क्रिकेट देखना, दोनों में रात दिन का अंतर है। रतिकांत कभी कभी इस बात का अनुभव करता था कि बनना हो तो बड़ा साहिब बनना चाहिए, नहीं तो एकदम निम्न श्रेणी का मजदूर। बीच में साहिब बनना बड़े दुख की बात है। बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलना पड़ता है। इस क्षेत्र में वो क्रिकेट व कविता प्रेमी साहिब मात्र 3 साल तक रहे। उनके ढीले रवैये की वजह से उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। अतः इस कारण से अभियोग पत्र के साथ उनका दूसरे जगह स्थानांतरण हो गया। उनकी जगह पर दूसरे उत्तर भारतीय साहिब की नियुक्ति हुई। उनका परिवार दिल्ली में रहता था। परिवार वाले दिल्ली छोड़कर इस वीरान जगह पर नहीं आना चाहते थे। साहिब के लिए सुबह की चाय उनके बगीचे की देखभाल करने वाले माली या दरबान बना देते थे। वो गेस्ट हाउस में खाना खाते थे। रसोइया रखकर वे बेकार का झमेला बढ़ाना नहीं चाहते थे। उनकी कार्यशैली बड़े ही विचित्र ढंग की थी। हर 5-7 महीने में कामगारों एवं कर्मचारियों का इधर से उधर स्थानांतरण कर देते थे। सभी तो ठहरे बाल बच्चे वाले गृहस्थी आदमी। किसी के लकवाग्रस्त पिताजी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए थे। किसी की पत्नी स्कूल की शिक्षिका थी। किसी ने अपनी नौकरी के अलावा साइड बिजनेस खोल रखा था। असमय स्थानांतरण होने से सभी को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सहायतार्थी साहब के निजी सचिव की शरण में जाते थे तथा बदली आदेश निरस्त करने की गुहार लगाते थे। रिश्वतखोर निजी सचिव स्पष्ट कहता था कि जितना भी आप दे रहे हैं उनमें से मुझे कुछ मिलता है, ये बात पूर्णतः गलत है। वो पूरा का पूरा चट कर जाता है। इनका लड़का विदेश में पढ़ता है, इसलिए उसकी भरपाई के लिए किसी भी गलत रास्ते से आने वाली कमाई जायज है। किसी किसी कर्मचारी का तो 3-4 बार स्थानांतरण इधर से उधर किया जा चुका था। मनचाही रिश्वत मिल जाने से साहब उस बदली आदेश को निरस्त कर देते थे। वो कूटनीतिज्ञ व राजनीतिज्ञ भी थे। इसी श्रृंखला में रतिकांत का भी स्थानांतरण के लिए नंबर आ गया था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपने छोटे भाई के नाम पर एक कंपनी में माल लुढ़ाई के लिए एक बड़ा 10 पहिए वाला ट्रक खरीदकर काम में लगा दिया था। वो चिंतन मनन हो गया था कि उसका अन्यत्र बदली हो जाने से ट्रक के कारोबार व रख रखाव का काम कौन देखेगा, उसके ऋण की मानसिक किस्त कैसे चुका पाएगा। यही सोच सोच कर रतिकांत की आंखों की नींद गायब हो गई थी। हेना कहने लगी थी, ना तो वे दूसरी जगह पर ट्रांसफर जाएंगे
और ना ही ट्रांसफर रुकवाने के लिए रिश्वत देंगे। वो खुद साहिब के पास जाएगी और इस बाबत पूछेगी कि सब तमाशे के पीछे राज क्या है। रतिकांत के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, बोलने लगा, तुम साहिब के पास जाओगी? क्यों, क्या मुश्किल है? वे क्या शेर हैं जो खा जाएगा? हेना ने एक सुंदर सा गिफ्ट पैक तैयार किया। फिर हेना ने रतिकांत के साथ साहिब के बंगले की ओर प्रस्थान किया। रतिकांत मन ही मन डर रहा था कि साहिब को क्या जवाब देगा अगर उन्होंने यहाँ जाने के उद्देश्य के बारे में पूछा। रतिकांत अनमने भाव से बंगले की तरफ जा रहा था, परंतु साहिब ने गिफ्ट पैक के साथ हेना को उसके साथ वहां देखा तो मन ही मन बहुत खुश हो गया। साहिब प्रसन्नता पूर्वक उनसे बातें करने लगा तथा गिफ्ट पैक को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बातचीत के दौरान साहिब ने अपना दुख भी जताया कि उन्हें सुबह एक कप अच्छी चाय नसीब नहीं होती है। बस हेना को तुरंत उनकी कमजोरी का भान हो गया। दूसरे दिन हेना सज धज कर प्रातः वेला में साहिब के बंगले की तरफ चल पड़ी। वहां से जब वो लौटी तो उसने देखा रतिकांत ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। हेना ने रतिकांत को कहा कि वो आज से कैंटीन में नाश्ता कर लिया करे। उसके बाद हेना की ये रोजमर्रा की आदत बन गई। पता नहीं क्यों रतिकांत के मन में एक अनजान भय व्याप्त होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हेना उसको छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, हेना उसे छोड़ देगी। मन ये पूछने के लिए बार बार चेष्टा करता था कि साहिब तो अतिथि भवन में नाश्ता व भोजन करते हैं, पर वो उनके घर में इतने समय तक क्या करती है, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हेना ने अगर पलटकर जवाब दिया कि वो उसको संदेह की दृष्टि से देख रहा है, अभी तक आंखें बंद कर रखी थी, किस मुंह से इन बातों का जवाब देगा। बहुत ही कष्टकारी क्षण थे उसके लिए। साहिब भी चले गए। अभी नए साहिब पद पर आए हैं, जिसकी नब्ज टटोली नहीं जा रही है। उनकी जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, पसंद नापसंद, रुचि अभिरुचि, सोच विचार, अपने पराये किसी भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। मानो साहिब एक अंधेरी गुफा हो, जिसके भीतर प्रवेश करने के सारे दरवाजे बंद हो गए हों। कोई भी ऐसा दरवाजा खुला नहीं था जिसके माध्यम से उनकी तह तक पहुंचा जा सके। हेना की सोच सही थी, कठोर साधना के द्वारा दैवीय शक्ति भी वश में आ जाती है। तब ये साहिब तो एक मामूली सा आदमी है। दूसरे मनुष्यों की भांति उनमें भी हजारों दुर्बलताएं हैं। आजकल हेना का चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा था। गुलाब के फूल की तरह खिला खिला रहने वाला चेहरा निस्तेज हो चुका था। वो दिन भर तरह तरह के विचारों की उधेड़-बुन में लगी रहती थी। बहुत समय पहले किसी ने उसको सलाह दी थी, और समय बर्बाद मत करो, समय बहुत तेजी से चला जा रहा है। इस समय तक तो उनके आंगन में नन्हे नन्हे पैर दौड़ने चाहिए। ड्रेसिंग टेबल और बेडशीट में पाउडर और सिंदूर के डिब्बे खुलने चाहिए थे। बीती बातों को याद कर लंबी सांस छोड़ते छोड़ते हिना फपक फपक कर रोने लगी। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध लेई कि तर्ज पर वो फिर विचारों की दुनिया में खो गई। इस दौरान ऐसा तो कुछ भी घटित नहीं हुआ है, फिर भी वो उदास क्यों थी? आजकल वो योग ध्यान भी नहीं करती थी, व्यायाम करना भी बंद था, पेट पर चर्बी भी जमने लगी थी। अब तक वो कुंवारी लड़की की भांति चंचल व चपल दिखती थी। वो चंचलता व चपलता अब खत्म हो चुकी थी। वो अधेड़ औरत की तरह गंभीर मुद्रा धारण किए हुए दिखने लगी थी। जो हुआ क्या जरूरी था? रतिकांत अपने आप से सवाल करने लगा था, खुद ही उत्तर देने लगा। हिना का इस तरह सक्रिय होना आवश्यक था। साहिब को वश में करना था, साथ ही साथ धन दौलत जोड़ना तथा मान सम्मान की जिंदगी जीना भी जरूरी था। 10 पहिए वाले ट्रक का मासिक किश्त चुकाने के लिए रुपए पैसों की भी जरूरत थी। ट्रक की कीमत 12 लाख रुपए थी। बेरोजगार भाई को काम पर लगाने के लिए उसने ये ट्रक खरीदा था, परंतु जब भाई को नौकरी मिल गई तब वो कहने लगा कि ट्रक लगाकर माल ढुलाई का काम सभ्य लोगों का व्यवसाय नहीं है। ट्रक विक्रय करने की बात करने लगा था। 10 पहिए वाला वो ट्रक बेताल की भांति उसके कंधे पर चिपक गया था। सोचते सोचते रतिकांत इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि हेना नींद के आगोश में सोई हुई थी, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। क्लब में नए साहिब के बारे में कोई बता रहा था। शाम को अभी तक साहिब क्लब में नहीं आए थे। कोई अगर उनके घर बुलाने भी जाता तो बरामदे से ही लौटा देते थे। ऐसी परिस्थिति में रतिकांत उनसे कैसे मिल पाएगा? क्या फाइलों में ही सब कुछ होता है?
ऐसा लग रहा है मानो साहिब का इस जगह पर मन नहीं लग रहा है, किसी मजबूरी वश यहाँ टिके हुए हैं। अन्य कर्मचारियों की तरह रतिकांत भी सुनहरे अवसर की तलाश में था। इस संदर्भ में हेना ने एक दिन क्लब में वर्षगांठ की पार्टी के आयोजन के बारे में विचार प्रकट किए थे। इस आयोजन के उपलक्ष्य में साहिब को आमंत्रित कर अपनी घनिष्ठता भी बढ़ाने का सुअवसर मिलता। हेना के इस सुझाव के कारण रतिकांत उसके दिमाग की दाद देने नहीं भूलता था। तय योजना के अनुसार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। हेना ने अपने आप को खूब अच्छी तरह से सजाया था। क्लब में बहुत भीड़ थी। हौजी व रम्मी का खेल चल रहा था। स्वादिष्ट व्यंजन बनने की महक से मुंह में पानी आना शुरू हो गया था, परंतु अभी तक साहिब नहीं आए थे। आशंकित मन से रतिकांत और हेना प्रतीक्षा करने लगे। इतनी भव्य पार्टी के आयोजन के पीछे उनका मूल उद्देश्य धूमिल होते नजर आने लगे। रात के 10 बज चुके थे। टकटकी लगाकर वे साहिब का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में साहिब क्लब में आए। रतिकांत और हेना के अभिनंदन को हंसते हुए स्वीकार कर चुपचाप खाना खाकर उन्हें शुभ रात्रि कहते हुए अपने बंगले की तरफ चल पड़े। इतने अल्प समय में रतिकांत और हेना साहिब के घनिष्ठ होने का मौका कैसे खोज पाते? उस रात सोते समय हेना ने अपने पति को कहा था कि साहिब क्या गौतम बुद्ध है या हिटलर? सांसारिक आकर्षणों के प्रति बिल्कुल अनासक्त है या स्वयं के अतिरिक्त दूसरे किसी को भी आदमी की श्रेणी में नहीं देखते हैं। धीरे धीरे मानो कुहासा हटने लगा। साहिब के बंगले में मिशन मिस्त्री, कारपेंटर तथा इलेक्ट्रिशियन इत्यादि जाने लगे। साफ जाहिर था साहिब का परिवार बंगले में रहने शीघ्र ही आएगा। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उनका परिवार वहां रहने आया था। साहिब की बीवी के पास अधीनस्थ अधिकर्मियों की औरतों का तांता लगने लगा, परंतु साहिब की बीवी अस्थायी तौर पर वहां आई थी। वो अपने प्रदेश में प्लास्टिक सर्जन के पद पर कार्यरत थी। कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, तब उन्होंने साहिब की बीवी से बात करके साहिब की अभिरुचियों का पता लगा लिया था। साहिब को तैरना बहुत पसंद था। क्लब के एक कोने में सूखा स्विमिंग पूल था, जो निक्सन साहब के जमाने का था। देश आजाद होने के बाद वे अपनी कंपनी बेचकर स्वदेश चले गए थे। तब से किसी ने भी स्विमिंग पूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो सदियों पुराना एक दुर्द कुंड हो, जिसमें काई सूखकर आवरण के रूप में फैल गई थी। जितने भी पाइप लगे हुए थे, जंग लगने की वजह से सड़ गए थे। इस स्विमिंग पूल की जीर्णोद्वार एक कठिन काम था। किसी सज्जन ने प्रस्ताव दिया था कि कॉलोनी में जल वितरण के लिए जो कृत्रिम झील बनी हुई है, उसी को तैरने व गोता लगाने के काम में लाया जा सकता है। पहले तो उस कृत्रिम झील में तैरने व गोता लगाने का किसी का भी साहस नहीं होता था। ये बात दूसरी थी कि उस कृत्रिम झील में नाव पार्टी का आयोजन अवश्य होता था। झील के चारों तरफ एक सुंदर सा उद्यान था। झील के प्रवेश द्वार की तरफ सीमेंट का चबूतरा व सीढ़ी बनी हुई थी। कुछ आराम कुर्सी भी लगी हुई थी। वो झील सचमुच में 5 सितारा होटल के स्विमिंग पूल की तरह दिखती थी। झील को देखकर साहिब के अधरों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि रतिकांत के होठ शुष्क होने लगे। यद्यपि वो गांव का लड़का था, परंतु पानी देखने से उसे भय लगता था। एक बार बचपन में उसके साथ हादसा भी हुआ था। गांव के किसी तालाब में डूबते डूबते बचा था। उस दिन से वो पानी देखकर कतराने लगता था। घर के बगीचे में सिंचाई हेतु पिताजी ने पेड़ की व्यवस्था की थी, वहीं पर वो स्नान कर लेता था। शहर जाने के बाद उसने कभी भी तालाब नहीं देखा था। इधर हेना दिन ब दिन कमजोर दिखने लगी। उपचार के लिए रतिकांत उसे डॉक्टर के पास ले गया। चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर उसका रक्तचाप सामान्य था, हीमोग्लोबिन भी ठीक था, लीवर फंक्शन टेस्ट भी सही आ रहे थे, पेट की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी ठीक थी। बीमारी का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने ऐसे ही ताकत के लिए 2-4 टॉनिक लिख दिए थे। रतिकांत संतुष्ट नहीं था। कुछ दिन बाद उसने हेना को फिर किसी मनोरोगी डॉक्टर के पास दिखवाया। डॉक्टरी जांच के आधार पर इस बार भी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। रतिकांत समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसके दुर्दिन आ गए। एक तरफ 10 पहिए वाले ट्रक की 3 किश्तें बाकी थी, जिसके बेताल रूपी ऋण से दबकर वो विचलित हो रहा था। दूसरी तरफ हेना की बीमारी व उदासीनता। इस बार रतिकांत लाचार था। उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी सारी जड़ता व भय से मुक्त होकर पानी में तैरना होगा, मगर कैसे? एक दिन वो झील की तरफ घूमने गया। उसने झील में सिंह, चंद्रशेखर तथा रावल को तैरते देखा।
साहिब आराम कुर्सी में लेटे हुए पत्रिका पढ़ रहे थे। रतिकांत का पुराना प्रतिद्वंद राउत सीढ़ी चढ़कर पानी के अंदर कूदने जा रहा था। रतिकांत सोचने लगा कि साहब को पानी की उसे छोड़कर सभी लोगों को तैरना आता है। उसे लगने लगा मानो हेना कह रही हो कि अपनी समस्या का निदान स्वयं करो, उससे रत्ती भर भी उम्मीद मत करना, वो और कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन भ्रमण करते समय रतिकांत झील को खाली देखकर उसमें उसके प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ कोई भी आदमी नहीं था। झील की गहराई के बारे में सोचते सोचते वो सीढ़ी चढ़ने लगा। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे कि लोग कैसे तैरते हैं, अपने शरीर को हल्का बनाकर पानी की सतह पर किस तरह अपना संतुलन बनाते हैं, क्या उनके नाक कान में पानी नहीं घुसता, क्या पानी में उनका दम नहीं घुटता है, इत्यादि। यही नहीं, साहब की स्फूर्ति का क्या कहना, मछली की तरह तैरना जानते हैं। रतिकांत सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया था। वहाँ से वो नीचे की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसका सिर चक्कर खाने लगा। तुरंत उसने लोहे के पाइप को पकड़ लिया। वो समझ गया था कि पानी में कूदना उसके बस की बात नहीं है। उसे लगने लगा था कि जैसे ही वो झील में कूदेगा वो मर जाएगा। लेकिन साहिब के नजदीक पहुंचने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इधर उसके प्रमोशन का समय आ गया था। उसका वर्षीय गोपनीय प्रतिवेदन भी लिखा जाने वाला था। इस बार वो पूर्णतः लाचार था। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? हेना को कहेगा तो क्या कहेगा? रतिकांत एक बार फिर नीचे झील को देखने लगा। नीचे फैली जल राशि को देखकर उसे अपनी मौत नजर आने लगी। उसका सिर फिर से तेजी से चकराने लगा। लग रहा था अब वो झील में गिर जाएगा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।